अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने अभी तक एल्कीन, एल्काइन और एल्केन सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। आपको पता है हमारा क्या तरीका है, हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टेस्ट योरसेल्फ है, हमारी बुक में गिवन है, उसको सॉल्व करने के लिए आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमने किस तरह से अभी तक अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके हम चले हैं, कैसे उनकी प्रिपरेशन करते हैं। हमारा एक ही मेथड है हमेशा से कि हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, उनकी अच्छी तरह से बात कर लेते हैं और बाद में हम क्या करते हैं कि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मेथड तो आप सबको समझ आ ही गया है और आप सबको पता है कि एल्कीन से रिलेटेड तो टेस्ट योरसेल्फ हो गया था। अब हमारे पास जो टेस्ट योरसेल्फ है बुक का, जो हम सॉल्व करने लगे हैं, वो है एल्काइन से रिलेटेड। टेस्ट योरसेल्फ है स्टूडेंट्स 12.4। तो चलते हैं इसकी तरफ और पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है और गौर से सुननी मेरी बातें, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे नए हैं, ठीक है, जो आपने पहले से नहीं पढ़े हुए। हम जब बात कर रहे थे उन कॉन्सेप्ट्स की तो हमने थोड़ी सी चीज़ें थी वो नहीं पढ़ी थी और ऑन पर्पस कुछ चीज़ें छोड़ी गई थी ताकि टेस्ट योरसेल्फ में आपको वो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जा सके, ठीक है। अगर इकट्ठा बता देती तो आप सब बोर भी हो जाते ना, फिर याद ना होता जल्दी। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें वाई द एल्काइंस आर कॉल्ड एसिटाइलिन्स। सबसे पहले तो आप ये याद करें कि सबसे पहला एल्काइन कौन सा होता है। एसिटाइलिन है ना सबसे पहला एल्काइन। एथाइन जिसको कहते हैं, अब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो सब क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो स्टूडेंट्स हो गया C2H2। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा और 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा ये कि आप हर अल्काइन को एसिटाइलिन क्यों कह सकते हैं। देखिए, हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े भी थे जिसमें हमने देखा था मिथाइल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया और मिथाइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके क्या हुआ कि हमने एक तो मिथाइल एसिटाइलिन कह लिया हमारे प्रोपाइन को, फिर हमने बात की ब्यूटाइन की और उसको हमने कह लिया डाई मिथाइल एसिटाइलिन। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की थी ना, याद आया। अगर स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की थी तो फिर आप सबको याद होगा। अब इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, एल्काइंस की हम बात कर रहे हैं और एल्काइंस की बात में हमारे पास आप सबने याद रखना है एसिटाइलिन हर किसी को इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली और बेसिक रीजन क्या है वो सुने जरा। वो रीजन ये है कि आपके पास हर कंपाउंड का डिफरेंट नाम आया जब IUPAC नेमिंग सिस्टम आया। नेमिंग सिस्टम क्या बताता है, ये क्या चीज़ है, मैं क्या बात कर रही हूँ। हमने एक टर्म यूज की थी जो मैंने आपको काफी लेक्चर्स में यूज करके बताई थी और वो थे नॉमेनक्लेचर। याद आया आप कुछ। नॉमेनक्लेचर है नेमिंग सिस्टम कि आप किस तरह से नेम दे रहे हैं कंपाउंड्स को, उनकी नेमिंग किस तरह से कर रहे हैं। तो IUPAC वो नेमिंग सिस्टम था जिससे हमें ये पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरह करनी है। अब उससे पहले क्योंकि बेसिक क्या था कि बहुत सारे कंपाउंड्स, मैंने आपको बताया रिसर्च की ना डिफरेंस की वजह से कुछ चीज़ें पहले से बात की जा रही होती है, तो उन चीज़ों के पहले से क्योंकि बात हो रही होती है तो वो उस तरह से कंटिन्यू हो जाती हैं। फिर हम अक्सर पढ़ते भी ये चीज़ें, वो भी गलत नहीं होती। उसके बाद जो रिसर्च आती है चीज़ वो भी गलत नहीं होती। लेकिन किस तरह फ़र्क आया कि पहले सारे कंपाउंड्स को जिस तरह आइडेंटिफाई किया गया वो एसिटाइलिन की बेस पे किया गया। एसिटाइलिन कहाँ से आए, एसिटाइलिन डिराइव होता है एसीटेट से। एसीटेट के बारे में ज़्यादा ना पता हो तो आप सबको पता है एसिटिक एसिड की हमने बात की थी कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से डिराइव हुई हैं क्योंकि सब में 2 कार्बन है, तो एसिटाइलिन भी वहीं से आया है, ठीक है। तो जो IUPAC नेमिंग सिस्टम है उससे पहले हमारे पास, क्योंकि हर एल्काइन को जब हम आइडेंटिफाई करते थे तो हम ये देखते थे कि जिसमें भी कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की ये चेन प्रेजेंट होती है ना, इसका मतलब है ये एल्काइन है। तो इस तरह से करते करते क्या हुआ, हर बहुत सारे मेजॉरिटी एल्काइंस को एसिटाइलिन के साथ इनको नेमिंग कर दिया था, एसिटाइलिन के साथ इनकी नेमिंग कर दी थी। इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे एल्काइंस एसिटाइलिन के साथ ही नेम हो गए। अब बाद में IUPAC नेमिंग सिस्टम आया, नॉमेनक्लेचर की बात हुई तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक डिफरेंट नाम बन गया। तब फिर हर और एल्काइन को एसिटाइलिन नहीं कहा गया। तो आपने ये बात ज़रूर समझ लेनी है कि आपके पास ये, क्योंकि IUPAC सिस्टम बहुत लेट आया था, नेमिंग सिस्टम में थोड़ा फ़र्क था। क्योंकि फिर देखिए, अब आपने जब मिथाइल ग्रुप से बनाए सारे के सारे एल्काइंस, तो क्या आप कंफ्यूज नहीं हुए, थोड़ा सा नहीं हुए। अगर आप तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज अगर आप नहीं हुए, मान लेते हैं, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा, ये ज़रूर क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि वाई वी आर यूजिंग द सेम नेम अगेन एंड अगेन। हम मिथाइल ग्रुप की बेस पे और एसिटाइलिन को आइडेंटिफाई करके क्यों उनको नेम दे रहे हैं, क्यों नहीं इनका अलग नाम जिस तरह हमने एल्केन में पढ़ा, जैसे एल्कीन में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स उसकी वजह यही थी कि क्योंकि ये चीज़ें भी पहली रिसर्च में
यूज़ होती थी, फिर कंफ्यूजिंग हो गया कि कितने कंपाउंड्स को अब मिथाइल की बेसिस पे याद रखें, एसिटाइलिन की बेसिस पे याद रखें। तब जाके न्यू सिस्टम ऑफ नेमिंग आया और उसके बाद हर कंपाउंड का नाम डिफरेंट हो गया। इसलिए आपने याद रखना है कि 2 कार्बन की चेन बना दी जाती है और उसके बाद क्योंकि वो 2 कार्बन की चेन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो एसिटाइलिन है, फर्स्ट इन द सीरीज है, और वो हर ही कंपाउंड के अंदर होता है, हर एल्काइन के अंदर होता है, इसीलिए उसकी बेस पे एसिटाइलिन नाम दे दिया जाता है। समझ में आया कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो मैं आपके सामने ये आपको बता रही हूँ, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन हैं आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जितने नेम गए ना सारे के सारे फिर वो इसको आइडेंटिफाई करके जाते हैं। कैसे, जरा इसकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। अब देखें, अगर मैं प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाऊं, कार्बन कार्बन कार्बन, अब मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड अगर बना देती हूँ, बाकी मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसकी बॉन्डिंग को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर चेन आइडेंटिफाई करें ट्रिपल बॉन्ड की तो ये है वो चेन। अब बाकी चेन क्या होता है, बाकी चेन में मिथाइल ग्रुप रह जाता है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इससे समझ लिया जाता है कि वो कार्बन चेन के साथ अटैच है। और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मेन आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए उसी की बेस पे हर कंपाउंड को नेम दे दिया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई किस तरह से किया आपने, बस ये बातें याद रखनी है। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज हाउ इज टेट्राब्रोमो इथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन क्या चीज़ है आप सबको याद है, एसिटाइलिन हमारे पास है ये सबसे बिल्कुल सिंपल बिल्कुल बेसिक एल्काइन है एसिटाइलिन। इसका आपने रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है इनकी ब्रेकेज हो जाएगी और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो इसमें कोई भी चीज़ रिमूव नहीं होगी, जो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एज इट इज़ रहेंगे और साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा हर जगह आके, तो ये बन जाएगा टेट्राब्रोमोइथेन। और ये क्यों यूज़ होता है ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये यूज़ होता है एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, जिसका क्या हम नाम देते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। याद आया सबको, इसको हम नाम दूसरा देते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और साथ ही साथ इसका आइडेंटिफिकेशन फैक्टर क्या है कि अगर आपके पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो अनसेचुरेटेड है तो ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर डिस्कलरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई, वही रिएक्शन है। और जिस तरह की कंडीशन थी ना, आप सबको याद होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में आपने इनर्ट एटमॉस्फेयर देना है, वो सब कंडीशंस वैसी की वैसी रहेंगी। सिर्फ ये हुआ कि डबल बॉन्ड में आपके पास 2 हेलोजन अटैच हुए थे और ट्रिपल बॉन्ड में 4 हेलोजन अटैच हो जाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हो रहे हैं डबल और ट्रिपल में जो डिफरेंस है उसको ज़रूर देखने। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा डिफरेंस क्या है तो आपके पास रिएक्शंस लिखना बड़ा आसान होगा, फिर आप बड़े आराम से हर रिएक्शन ही लिख लेंगे। ठीक है, रिएक्शंस का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो डबल बॉन्ड का जो मैकेनिज्म है रिएक्टिविटी का उसको भी समझें, ट्रिपल बॉन्ड का भी समझें और इस रिएक्शन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन में भी हमने इसको देखा, फिर हमने एल्काइन में भी देखा और हमने इसकी बात बार बार की है कि अगर किसी कंपाउंड को टेस्ट करना है कि उसमें कुछ डबल या ट्रिपल बॉन्ड या अनसेचुरेशन है या नहीं, तो ब्रोमीन वाटर से गुजारो, एडिशन ऑफ हेलोजन कर दो। तो ये बात समझ में आ रही है आप सबको। ये वाला क्वेश्चन इस तरह सारा रिएक्शन लिखने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। पेपर में किस तरह क्वेश्चन आता है, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और स्टूडेंट समझते हैं कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में जो 2-3 लाइनें पढ़ी थी ना बस वही लिख देनी है, बस मजीद काम खत्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स याद रखना है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हो या हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है, जो सा मर्जी चैप्टर हो, अगर आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन लिख रहे हैं ना तो आप उसको अपने केमिकल रिएक्शन से ज़रूर शो करें कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। समझ आ रही बात? ज़रूर करें शो, आप अपना केमिकल रिएक्शन लिखें और बताएं कि किस तरह ये टेस्ट परफॉर्म होता है, कैसे पता चलता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट थे। फिर आपकी जो बात होती है वो कंप्लीट हो जाती है और एग्जामिनर को भी पता लग जाता है कि स्टूडेंट को सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम आगे चलते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। और हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम टेट्राक्लोरोइथेन। अब टेट्राक्लोरोइथेन है और टेट्राक्लोरोइथेन से आप सबने प्रिपेयर करना है एसिटाइलिन। अगर आपको प्रिपरेशन मेथड्स याद हैं तो आपको याद होगा हमने क्या करना है। टेट्राक्लोरोइथेन है, 4 हमारे पास हेलोजन्स हैं। क्या मतलब हुआ? इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है, कार्बन टू कार्बन।
अब हमारे पास टेट्राक्लोरोइथेन है तो 4 क्लोरीन होंगे। नाम सुन के कंपाउंड बनाना आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग होगा, कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए गौर से देखा करें, कंपाउंड्स बनाया करें, जहां टास्क देती हूँ वो परफॉर्म किया करें। आप अब इनकी बॉन्डिंग पूरी करें। कार्बन की 3 बॉन्ड इधर भी बन गई, यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। पूरा रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, इससे उसको मैं रिवाइज नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट बना के दिखा दूंगी कैसे बनता है। बाकी इसकी कौन सी कंडीशंस हैं ये बाप पे है कि आपने उसको देखना है रिएक्शन को और उसको दोबारा सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में जब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हम जब प्रिपरेशन पढ़े थे एल्काइन की, तो मैंने बहुत डिटेल में ये आपको पहले समझाया है। होगा क्या कि सिर्फ आपके पास ये जो क्लोरीन एटम्स है ना, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स डिटैच हो जाएंगे और यहाँ पे इनके निकलने की वजह से क्या होगा कि कार्बन के पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, दोनों कार्बन के पास, कि वो बॉन्डिंग कर सकें। तो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा और हाइड्रोजन एज इट इज रह जाएंगे। पूरा रिएक्शन क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो आप उसी को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना बड़ा ज़रूरी है, गौर से सुनिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सल। आप सबको याद होगा कि हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन विद KMnO4 ऑफ एल्कीन्स, याद है? उसमें कंपाउंड कौन सा बना था? आपको याद होगा कि उसमें जो कंपाउंड बना था वो इस तरह का कंपाउंड था, 2 OH ग्रुप्स अटैच थे और बाकी आप बॉन्डिंग पूरी कर देंगे तो आपके पास हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई किस तरह का कंपाउंड है। अब जब भी स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये जो हमारे पास 2 है ना, ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सल, सबसे पहले तो इनके बारे में आपने ये याद रखना है कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है ना, वो इनका आइडेंटिफिकेशन फैक्टर ये है कि इन दोनों में 2 दफ़ा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, इन दोनों में 2 दफ़ा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि 2 अटैच हैं, उनकी डबल अटैचमेंट है, इस वजह से इनकी आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है। अब अगर ग्लाइकोल की बात करते हैं तो ग्लाइकोल के एंड ओल है, आप सबको समझ आ गया होगा, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। और अगर हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सल की तो आप सबको याद होगा कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको टास्क में भी दिया था कि इसको नेम करें। ये है 1,2 इथेन डाइओल। और अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने टास्क क्यों दिया था, क्योंकि ये जितने मैं आपको टास्क देती हूँ स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने वाले। अगर आप इनको करेंगे ना टास्क को जैसे मैं आपको कहती हूँ, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। 1,2 इथेन डाइओल में आप सब देख सकते हैं कि 2 OH ग्रुप हैं, 2 अल्कोहल ग्रुप्स हैं। यही 2 अल्कोहल ग्रुप्स हमारे पास इसका आइडेंटिफिकेशन फैक्टर बनते हैं और इस कंपाउंड को हम कह देते हैं ग्लाइकोल। ठीक हो गया। अब बात करते हैं ग्लाइऑक्सल की, जिसके अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं। तो वो एल्डिहाइड ग्रुप्स किस तरह अटैच्ड हैं, आप सबको याद होगा, कार्बन कार्बन इस तरह से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरफ हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं। सबसे पहला एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास ये है CHO, क्योंकि यहाँ पे अटैच है, और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास ये है क्योंकि ये भी CHO ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स इस एक तो ये दोनों स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट इससे क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप 2 दफ़ा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, MCQ में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है स्टूडेंट्स के ना, आपको ये भी याद होना चाहिए कि इनकी फॉर्मेशन हुई कैसे है। तो आप सबको याद होगा कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों के बनने से पहले ऑक्सीडेशन हुई है कंपाउंड की विद KMnO4। ग्लाइकोल तब बना जब आपने इथीन की ऑक्सीडेशन कर दी KMnO4 से, और आपके पास ग्लाइऑक्सल तब बना जब आपने एल्काइन की ऑक्सीडेशन कर दी KMnO4 से। तो बात समझ में आ रही है कि दोनों में फर्क क्या है? दोनों का फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब पेपर में इन पे क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने लिखना भी है कि ये कैसे डिराइव होते हैं। ठीक है, लिखना जरूर है। और ग्लाइऑक्सल जब बनता है तो आप सबको याद होगा कि ये कैसे बना था, कि हमारे पास जो 4 OH अटैच जिस ग्रुप में हुआ, जिस कंपाउंड में 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच थे, उनमें से वाटर निकले थे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले थे, फिर ग्लाइऑक्सल बना था। तो इसके साथ आप वो रिएक्शंस भी रिवाइज कर लें। मैं दोबारा इससे नहीं बता रही क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, मैंने आपको टास्क भी दिया हुआ है उनको सॉल्व करने का, तो अगर आपने किए हैं तो आपको याद भी होंगे। ठीक है, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल और वो है ग्लाइकोल। दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की प्रैक्टिस आप सबने लाजमी करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें फिर से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मैंने आपको पहले ही बताया है कुछ कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 दफा रिपीट हो रहा है। 2 दफा रिपीट होने की वजह से अभी तक देखें हमने जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हमने यही पढ़ा था ना कि उनके अंदर क्या होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसकी बेसिस पर उसको नेमिंग कर दी जाती है, इतनी सी बात थी। अब जो हम कंपाउंड्स पढ़े ना, ग्लाइकोल हो जाए, ग्लाइऑक्सल हो जाए, ऑक्सैलिक एसिड हो जाए, इन सब में क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, 2 दफा रिपीट हो रहा है। इस वजह से इनकी नेमिंग और इनके जो फॉर्मूले हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सबने इनके स्ट्रक्चर्स भूलने नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड आप सबको याद है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों पे, और साथ ही साथ OH अटैच होता है। हम सबको पता है यहाँ पे कि इधर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है। 2 फंक्शनल ग्रुप 2 अटैच हैं इस तरह के COOH, देख लें ये है आपका एक COOH, ठीक है, और ये आपका दूसरा। तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं, अगर आपको पहचान हो गई है तो यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं स्टूडेंट्स, और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होने की वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले तो सारे कंपाउंड्स का मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनको एसिड्स कहते हैं। यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं इसलिए हम इसको ऑक्सैलिक एसिड कह देंगे। जब भी आपसे इन ये जो जहां पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं ये वाले क्वेश्चन पूछे जाए ना, आपने स्पेसिफाई जरूर कर देना है। ये नहीं आपने बताना कि इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, लेकिन आपने ये जरूर रिपीट करना है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है वो भी लिखना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट योरसेल्फ के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स याद रखने आपने, पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डिफरेंट तरीकों से पूछे जाएंगे। इनके जितने भी तरीके हैं ना अभी हमने सारे पढ़ लेने, अभी हमने सिर्फ टेस्ट योरसेल्फ देखा है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो भी समझ आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास येलो बॉक्सेस की तरफ जब आते हैं बुक में, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल। हाइड्रोकार्बन्स के कुछ और यूजेस हैं, जैसे हमने पढ़ा है ना कि हमने एल्केन के यूजेस पढ़े, एल्कीन के यूजेस पढ़े, एल्काइन के पढ़े। इसी तरह अगर हम इनको अलग-अलग स्टडी करने के बजाय इकट्ठा स्टडी कर लेना तो इनके अलग कुछ यूजेस हैं, ठीक है। अब उन यूजेस की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल किस तरह यूज होता है कि आपके पास सबने पढ़ा है कंबशन रिएक्शन, मीथेन को अगर आप बर्न करें, बर्निंग का प्रोसेस हमेशा होता है ऑक्सीजन में, तो क्या आपके पास प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी हीट, ठीक है। अब ये हीट जो प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना स्टूडेंट्स, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना ये एक्सोथर्मिक है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो आप सबको याद है कि एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन ज़्यादा था, आपको याद है कि एसिटाइलिन की कंबशन का रिएक्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, हमने उसके यूजेस में पढ़ा है, ठीक है। अब उसका कंबशन का रिएक्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इसका थोड़ा कम एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी एल्केन के बर्निंग की वजह से वो आपके डोमेस्टिक फ्यूल के डोमेस्टिक पर्पसेज में यूज़ हो जाएगी या इंडस्ट्रियल पर्पसेज में यूज़ हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो जाएगी, घरों में काम आ जाएगी ये हीट, जिस तरह आग जलाने के लिए वगैरह वगैरह, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में भी यूज़ हो जाएगी। लेकिन यही कंबस्शन अगर किसी एल्काइन की होगी, हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल पढ़ रहे हैं ना, अब यही कंबस्शन अगर एल्काइन की होगी, जिस तरह हमने पहले देखा भी है एल्काइन की जब हमने बर्निंग की है ऑक्सीजन में, तो देखें रिजल्ट तो वही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से हमने कहा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये प्लस का मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सोथर्मिक को स्पेसिफाई करी हूँ या एंडो को स्पेसिफाई करी हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ ये तीसरा प्रोडक्ट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये यूज होता है वेल्डिंग पर्पसेस में। समझ आ रही हैं ये बातें? कंपेयर करके इनको कोरिलेट करके पढ़ा करें, फिर आपको भूलेंगी नहीं। तो यहाँ पे कंबशन जब होती है हाइड्रोकार्बन्स की तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास मीथेन की कंबशन हुई और उसकी वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन जब एल्काइन को आपने बर्न करना है वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। तो वेल्डिंग का प्रोसेस आप सबको पता है कि उसमें और जो घर में आपने सिर्फ आग जलानी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी वजह से हाउस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए जब कंबशन का प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए हम कोई एल्केन यूज़ कर लेंगे या एल्कीन यूज़ कर लेंगे। वेल्डिंग के लिए क्योंकि उसके फ्लेम बहुत ज़्यादा स्मोकियर है, वो ज़्यादा हैवी रिएक्शन होता है, इससे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है एल्काइन की। तो कंबशन
जब इनकी होती है हाइड्रोकार्बन्स की, मतलब इनको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में मैं बार बार रिपीट इससे करती हूँ ताकि आपको याद रहे, बर्निंग का प्रोसेस ऑक्सीजन में ही होता है, ये बात याद रखनी है। तो जब इनको बर्न किया जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके अलावा हीट इतनी निकलती है कि वो यूज़ हो जाती है। तो ये बर्निंग के प्रोसेस मैंने आपको एक बता दिया, यूज़ बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इनकी प्रैक्टिस करें, पेपर में ये पूछे जाते हैं। और भी अभी तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एल्काइन रिलेटेड किए, तो एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारे एल्केन और एल्कीन की तरह ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल हो जाए क्लियर। तो स्टूडेंट्स, मैंने जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एक तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह से सवाल किए जाते हैं, स्टेटमेंट चेंज होती हैं, बातें वही होती हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जो बताया कि कंबशन रिएक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी ज़रूर देखें। इन सारी चीज़ों को आपने करना है रिवाइज। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।